किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया है। गेंद राज्यपाल के पाले में है, जिन्होंने सत्ता के खेल को अभी स्ट्रैटेजिक टाइम आउट वाले मूड में रखा हुआ है। कर्नाटक में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी 104 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के नाम पर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने 78 विधायकों का समर्थन 38 सीटों वाले जेडीएस को दे दिया है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें बीएस येदियुरप्पा को नेता चुना गया। दूसरी ओर जेडीएस विधायकों ने एचडी कुमारस्वामी को अपना नेता चुना है। नेता चुने जाने के बाद येदियुरप्पा ने राज्यपाल वजुभाई वाला से मिलकर सरकार बनाने का दावा औपचारिक तौर पर पेश किया। बीजेपी का दावा है कि येदियुरप्पा सदन में बहुमत साबित कर देंगे। We are going by rule book and we are forming government. That is our confidence. We have already met the governor. So we have already submitted our claim and we are very sure we will make a government and a very stable government. 104 सीटें और कांग्रेस की सीटों में और भाजपा की सीटों में बहुत फर्क है। फिर उसके बाद में जेडीएस की सीटों में और भाजपा की सीटों में बहुत फर्क है। तो गवर्नर जो हैं वो लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जो चुनाव हुए हैं उसमें परिवर्तन के लिए जनादेश लोगों ने दिया और कांग्रेस का तिरस्कार है। चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं था और इसीलिए चुनाव के बाद के गठबंधन को वो एक अवसरवादी गठबंधन मानना चाहिए, उसको तवज्जो नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुल मिलाकर के कर्नाटक की जनता का भाव है कि कांग्रेस को हटाओ, कर्नाटक बचाओ। और कांग्रेस बैकडोर से एंट्री करना चाहती है, वो तो है ही है। भ्रष्ट लोग हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, उनके रास्ते भ्रष्ट है, उनकी एंट्री भ्रष्ट चाहते हैं वो। तो जब एक कहानी होती है तो एक हीरो और एक विलन होता है, लेकिन कर्नाटक की इस कहानी में कौन हीरो है और कौन विलन, ये पता करना मुश्किल है। और ये पता लगाना भी मुश्किल है कि कौन इसमें हीरो बनेगा और कौन अंत में विलन। हम फिलहाल आपको जानकारी देंगे कर्नाटका के बारे में कि कर्नाटका में बस तैयार है। जेडीएस और कांग्रेस विधायकों की परेड कराने के लिए राजभवन जा रहे हैं। कुमारस्वामी राजभवन पहुंच चुके हैं। ये देखिए, आप बस की तस्वीरें देख रहे हैं। ये बस तैयार है जो विधायकों को लेकर, यानी 78 विधायक कांग्रेस के हो गए और लगभग 38 विधायक जेडीएस के हो गए। इसको मिलाकर बहुमत का आंकड़ा हो जाता है और यही विधायकों की बस तैयार है राजभवन जाने के लिए, जहां राजभवन वजुभाई वाला के सामने, राज्यपाल वजुभाई वाला के साथ सामने इनकी परेड कराई जाएगी। विनोद जी, कितना अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है आपको कि इस तरह का बहुमत परीक्षण का नाटक कहें या गेम कहें या खेल कहें, ये हो रहा है राजभवन के अंदर? नहीं, अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। पहले भी ऐसी नौबतें आती रही हैं। हरियाणा का मशहूर किस्सा वो याद है, जब देवीलाल ने राजभवन में परेड कराई थी। जीडी तपासे उसमें राज्यपाल थे और उस समय जो है एक अशोभनीय घटना भी घटी थी। उसका मैं जिक्र आपके चैनल पर नहीं करूंगा, वो भी उचित नहीं है। तो मत करी है। हाँ, इसीलिए मैं नहीं करूंगा। अशोभनीय घटना घटी थी तो उन जी को मालूम होगा, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और ये राजनीति के दांवपेच, मतलब संविधान की दुहाई हर पार्टी देती है। कांग्रेस भी देती है, बीजेपी भी देती है, जेडीएस भी दे रहा है और भी पार्टियां देती हैं। लेकिन सत्ता के लिए संविधान को तार तार करने का काम भी हर पार्टी ने अपना मौका आने पर किया है और वही यहां भी हो रहा है, पहले भी हुआ है। वजुभाई वाला एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के मूड में है, जो आईपीएल में होता है ना, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जी। तो ये टाइम आउट आपको क्या लगता है कब तक चलेगा? देखिए, ये टाइम आउट तब तक चलेगा जब तक कि येदियुरप्पा जी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से ये संकेत ना आ जाए, उनको नहीं, मतलब एक जनरल एक इंप्रेशन हो जाए कि भाई हाँ ना, अब बैटिंग के लिए हम तैयार हैं, तो वो एक टाइम आउट होता है। और राज्यपाल के बारे में, कोई भी राज्यपाल हो, इस देश में तरह तरह के राज्यपाल हुए हैं। रामलाल जी भी राज्यपाल थे, उनकी भी चर्चा की जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश में कैसे जो है एनटीआर की सरकार गिराई गई थी। इसके पहले गोवा में जो हुआ है उसके बारे में प्रेम जी बताएंगे। इसके पहले अरुणाचल में राज्यपाल ने जो है विधानसभा की बैठक ही होटल में करा दी थी। और या उत्तर प्रदेश में एक ही समय में रमेश भंडारी थे, तो उन्होंने दो मुख्यमंत्री भी थे। रमेश भंडारी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी थी, उसको नहीं बुलाया था
और तब बीजेपी के नेताओं ने राजभवन घेराव किया था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए, और बाद में विष्णुकांत शास्त्री बने राज्यपाल और बीजेपी, तब मुलायम सिंह की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट हुई, तब बीजेपी वही तर्क दे रही थी कि हम इनको नहीं बुलाना चाहिए, ये पोस्ट पोल कोलेशन के हिसाब से काम होना चाहिए, और मायावती और उनका पोस्ट पोल कोलेशन हुआ। तो एक ही समय में अलग अलग तर्क अपनी सुविधा के अनुसार राजनीतिक पार्टियां देती हैं, और वही यहां भी होगा। रोमेश भंडारी ने एक गजब काम किया था, एक दिन के लिए जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बना दिया था, और उस वक्त बहुमत परीक्षण आपको याद होगा, दोनों मुख्यमंत्री सदन के अंदर मौजूद थे, जगदम्बिका पाल भी थे, कल्याण सिंह भी थे, और बहुमत परीक्षण हुआ था जिसमें कल्याण सिंह की जीत हुई थी। नहीं, उसमें उसका मैं आपको बताता हूं, मैं तो उसका प्रत्यक्ष गवाह था, चूंकि मैं उसमें वहीं पर था। उसमें क्या हुआ था, नरेश अग्रवाल के नेतृत्व में पूरी लोकतांत्रिक कांग्रेस ने जाके समर्थन वापसी की चिट्ठी दी थी। उसके बाद रात में ही सरकार बर्खास्त की गई, वहीं रात में राजभवन में जगदम्बिका पाल को शपथ दिलाई गई, और 24 घंटे के अंदर दो दिन के अंदर उनको 3 दिन बहुमत परीक्षण साबित करना था। लेकिन रात में ही बीजेपी ने हाईकोर्ट में अप्रोच किया, नहीं हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बाद में आया, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में अप्रोच किया। दोपहर अगले दिन 3 बजे हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि राज्यपाल की पूरी कार्यवाही अवैध है, असंगत है, और वो रद्द की जाती है। और रात में शाम को 7 बजे जाके कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद का चार्ज दिया। मैं तो वहां मौजूद था कि दोनों मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद थे, और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी परेशान थे कि हम कैसे इसको वो करें। और उसके बाद जगदम्बिका पाल वहां से बाहर गए, और फिर जगदम्बिका पाल सुप्रीम कोर्ट आए, और सुप्रीम कोर्ट में पूरी रिट फाइल हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पुंछी उसमें चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये निर्णय दिया कि सदन बम्बई केस के हिसाब से फैसला सदन में होगा, और दोनों मुख्यमंत्री की हैसियत से सदन में बैठे और बाकायदा सीक्रेट बैलेट से वोट हुआ। और तब तक 3 दिन में 2-3 दिन जो मिले उसमें पल पल घंटे घंटे विधायकों ने अपनी निष्ठा बदली, 1-1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी इधर कभी उधर होता रहा। और आया राम गया राम का जितना बड़ा खेल उसमें उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ था, उतना शायद उसके पहले इतिहास में मैंने नहीं देखा। और उसके बाद कल्याण सिंह को बहुमत मिला, और उसी समय आपको याद होगा कि खूब उसके पहले जो है मारपीट भी हुई थी। माइक दे दे के मिसाइल बना के मारा गया था। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश पांडे के पास। प्रकाश हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, ये बताइए कि बेंगलुरु में आज सुबह से हुआ क्या क्या है? दीपक, सुबह से जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले कांग्रेस ने अपनी एक बैठक रखी 8 बजे अपने विधायकों की, जिसमें विधायक जो है 8 बजे नहीं पहुंचे। उसके बाद वो बैठक जो है सुबह 11 बजे तक इंतजार किया गया, तब भी सारे विधायक नहीं पहुंच पाए। एग्जैक्ट संख्या बताना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सब लोग अलग अलग संख्या बता रहे थे, लेकिन 4 लोगों को जो है माना जा रहा है उन्होंने, उनके हस्ताक्षर भी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 78 में से 4 जो विधायक थे, बैठक में तो 10-12 लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन 4 विधायकों का कोई समर्थन नहीं मिला कांग्रेस को। उसके बाद बैठक कहा गया कि हमने बैठक कर लिया है। उसके बाद कुमारस्वामी ने जो है अपने वहां बैठक बुलाई अपने विधायकों की, वहां पर भी सारे विधायक उनके नहीं पहुंचे, 3-4 कम थे, और एक बीएसपी का जरूर विधायक जो था वो उनके साथ जरूर रहा। उसके बाद कुमारस्वामी गए गवर्नर हाउस और वहां से मिलकर वापस आए। इस बीच में सुबह से करीब 10 बजे से बैठक चलती रही बीजेपी के विधायकों की। बीजेपी के विधायक तो सारे नहीं पहुंच पाए क्योंकि कई सुदूर जगह पे थे, पर 90 विधायक वहां पहुंच गए थे उनकी बैठकों में। उसके बाद सर्वसम्मति से जो है ये फैसला किया गया कि येडियुरप्पा हमारे नेता हैं, और सारे जो केंद्रीय मंत्री यहां से आए थे ये सब लोग गए गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस में जाके इन लोगों ने, क्योंकि कल जब गवर्नर से मिलने गए थे येडियुरप्पा, तो वहां पर कि आप जो है जब तक चुनाव आयोग का जो लेटर है वो लेकर नहीं आएंगे कि कितने विधायक जीते हैं, और जब तक पार्टी का जो लेटर है वो लेकर नहीं आएंगे तब तक जो है आगे बात नहीं की जा सकती। तो वो सारे लेटर और सारे पत्र लेकर जो है विधायकों का पहुंचे येडियुरप्पा और तमाम ये नेता। वहां से येडियुरप्पा ने कहा कि आप मुझे सरकार बनाने के लिए मैं तैयार हूं, आप मुझे आमंत्रित करें। वहां पे उन्होंने, राज्यपाल ने उनसे कहा कि मैं तमाम विशेषज्ञों से बातचीत करके आपको इत्तला करूंगा। वापस आने के बाद फिर विधायकों की बैठक बीजेपी में शुरू हुई, तमाम केंद्रीय जो नेता यहां पहुंचे थे उनके साथ, और 1-1.5 घंटे बाद इस बीच में कुमारस्वामी ने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, 100 करोड़ रुपए तक दे रही है और मंत्री पद का लालच दे रही है हमारे लोगों को तोड़ने के लिए। प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक 1 घंटे बाद खत्म की सारे विधायकों के साथ। 3-4 विधायक ही ऐसे थे जो नहीं पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर आके कहा कि हम कभी खरीद फरोख्त नहीं करते। फिर मैंने जब उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपके संपर्क में लोग हैं, क्योंकि लगातार ये सूचना मिल रही है कि आपके संपर्क में जेडीएस और कांग्रेस के कई विधायक हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पे तो जवाब दे दिया, पर बिटवीन द लाइंस जो है उन्होंने जवाब साफ दे दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से विधायक जो हैं कांग्रेस और जेडीएस के, लगभग कांग्रेस के 6 और जेडीएस के भी 3-4 ऐसे विधायक हैं जो कि खुश नहीं है इस गठजोड़ से।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी बिल्कुल आश्वस्त है। अब गवर्नर से मिलने की कोशिश लगातार जेडीएस, जो ये परेड अभी शुरू हुई है थोड़ी देर पहले, जेडीएस और कांग्रेस विधायकों की कर रही है, उसके बाद जो है, जो मेरे सूत्र बताते हैं, तब गवर्नर कोई फैसला करेंगे। हो सकता है देर शाम तक। पहले कहा जा रहा था कि 2 बजे के बाद गवर्नर जो है येडियुरप्पा को समय दे सकते हैं, क्योंकि वो लगातार इतने कॉन्फिडेंट हैं कि माइक पे तो नहीं पर बोल रहे हैं कि मैं 17 तारीख को शपथ ले रहा हूं। तो देर शाम तक माना जा सकता है कि वो ये सारा सब होने के बाद, कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों की परेड के बाद, वो शायद ये फैसला कर ले, जो हमारे सूत्र बताते हैं, वो येडियुरप्पा को शपथ दिलाने के लिए उनको पत्र सौंप सकते हैं या उनको संदेशा भेज सकते हैं। ये सब सुबह से कवायद चल रही है और अभी जो राजभवन में चल रहा है वो सारे विधायकों की परेड कांग्रेस और जेडीएस लगा रही है। उसके बाद कांग्रेस तकरीबन 100 कमरे बुक करवाए गए हैं। कोशिश ये है कांग्रेस और जेडीएस के जितने विधायक हैं उनको पास में ही रिसोर्ट है करीब 40-50 किलोमीटर दूर, वहां पे ले जाके अपने विधायकों को रखने का। लेकिन उनके सारे विधायक उन तक पहुंचे, ये सबसे बड़ी चीज है। सारे विधायक उन तक पहुंचे, तो इस बस में कितने विधायक हैं? आपको कुछ आइडिया लग पाया है? कोई हेड काउंटिंग हो पाई है कि बस में कितने विधायक हैं और जेडीएस और कांग्रेस के कितने विधायक राज्यपाल से एक्चुअली मिलने जा रहे हैं इन पर्सन? दीपक जी, ये सारी चीजें जो है, जब तक ये परेड पूरी खत्म नहीं होगी, अभी केवल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 विधायक कांग्रेस के नहीं हैं, और हस्ताक्षर वाले जो पत्र हम लोग को दिखाए गए उसमें भी 3 लोगों के हस्ताक्षर नहीं थे। तो ये एग्जैक्ट जो हेड काउंट है, ये अभी जब ये खत्म होगा ये पूरा ड्रामा, क्योंकि कोशिश ये होगी कांग्रेस जेडीएस की कि इस परेड के बाद अगर उनको मनमाफिक बात या कुछ अच्छी बातें ना लगे तो हो सकता है वो मीडिया के सामने आए, सारी बात करें और उसमें सारे एग्जैक्ट काउंटिंग। पर ये जरूर है कि तकरीबन 4 या 5 विधायक जो है कांग्रेस के भी कम है और 3 या 4 विधायक जेडीएस के भी कम है। और ये अब थोड़ी देर में ही बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कितने विधायक एक्चुअली परेड वहां पे कराई गई है और कितने लोग, क्योंकि बस जो है बंद थी, जरूर हाथ हिलाते हो पर काले शीशे थे, इसलिए पूरे तौर पर साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। और राज्यपाल इन लोगों से मिलने के लिए राजी है? राज्यपाल राजी हैं। उन्होंने तभी पहले हमें ये बताया गया था कि 4 बजे का समय दिया गया, फिर 5 बजे का समय हुआ, तो अब सब कोई अंदर पहुंचे हुए हैं। सब कोई अंदर पहुंचे हुए हैं। सीधे चलते हैं, बहस को खोलते हैं और सीधे चलते हैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, गोवा में जो गवर्नर ने किया, आपके हिसाब से वो अनैतिक था, इमोरल था, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था? देखिए, जिस तरह से चुनाव का मैंडेट आ रहा है और जो परिस्थितियां गोवा में हुई, फिर मणिपुर में दोहराया गया और फिर मेघालय में दोहराया गया, तो कांग्रेस पार्टी इन्हीं चीजों को जानना चाहती है कि वहां पर सबसे बड़े पार्टी के नेता होने के बावजूद, सबसे बड़े दल होने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी को सत्ता बनाने से भारतीय जनता पार्टी के राज्यपालों ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इसलिए रोका कि हमने चुनाव बाद का एक बहुमत जुटा के राज्यपाल को दिया है कि हमारे पास ये बहुमत है। तो कल कर्नाटका में तो हमने वही किया, हमने 116 विधायकों का समर्थन दिया और एक तरफ बीजेपी के 104 विधायक हैं। ये 104, 105 कहां से होंगे या कोई बीजेपी का नेता नहीं बताने की स्थिति में है। जब तक कि ये हॉर्स ट्रेडिंग न करें, खरीद फरोख्त नहीं करें, विधायकों को लोभ और प्रलोभन न दें, जैसी की चर्चा सुन रहे हैं कि 100-100 करोड़ देने की बात हो रही है, मंत्री पद देने की बात हो रही है, जब आपके नंबर ही 104 है और कोई संभावना नहीं है 105 होने का, तब 105 तो हो चुके हैं। क्यों कर रहे हैं? एक जो पार्टी है वो उनके साथ आ चुकी है, केजीपीजी पार्टी जो है उनके साथ आ चुकी है। प्रेमचंद मिश्रा जी, 105 तो हो गए हैं और आपके ही कुछ विधायक एब्सेंट है मीटिंग से। ठीक है, 105 तो 105 हो गए। नहीं, वो बीजेपी के ही मीटिंग में लोग एब्सेंट थे, ये खबर आपके ही प्रकाश पांडे जी ने भी बताया है। रिजल्ट आने के बाद इमीडिएट सब बेंगलोर में तो नहीं रहते हैं ना, दूर दराज की कंस्टिट्यूंसी के लोगों को आने में समय लगता है। तो ये नहीं मानना चाहिए। पार्टी का जहां तक स्पष्ट लाइन है, हमने बहुमत से ज्यादा विधायकों का एक गठबंधन बना के राज्यपाल के समक्ष अपना क्लेम किया है कि ये एक फॉर्मेडेबल गठबंधन है, हम सरकार अस्थायी रूप से देंगे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। अब राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार और गवर्नरों के द्वारा स्थापित मापदंड को फॉलो करेंगे या उसको तोड़ के कुछ अलग काम करेंगे। तो मैं समझता हूं राज्यपाल एक अनुभवी पॉलिटिशियन है और बीजेपी के वहां के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं मोदी जी के कैबिनेट में,
मोदी जी के लिए सीट उन्होंने राजकोट छोड़ी थी, तमाम चीजें, लेकिन आज वो संवैधानिक पद पर हैं, तो उनसे हमें अपेक्षा है कि वो इन चीजों को महसूस करेंगे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए जब आपको 116 का नंबर हमने दिया तो आपको हमें सरकार बनाने के लिए न्योता देना चाहिए। अगर आप उसके बावजूद 104, 105 वाले को ही न्योता देते हैं तो इस प्रश्न उठेगा और सवाल कई तरह के उठेंगे कि आखिर राजभवन में ये क्या हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि राज्यपाल ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिलाने के लिए वो न्योता देंगे और हमें इसका भरोसा और मतलब विश्वास। गोवा में जो अनैतिक हुआ वो कर्नाटक में अनैतिक नहीं है। ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। नहीं, ये जवाब आपको भी देना होगा। यही कहा ना कि ये जवाब आपको भी देना होगा सर। नंबर आ गया। नहीं, मैंने क्या कहा, जो लोकतांत्रिक परंपरा है दीपक जी, सबसे बड़े पार्टी को बुलाकर मौका देने की परंपरा रही है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। लेकिन गोवा में क्या और बिहार में क्या हुआ, जो पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी थी भारतीय जनता पार्टी, 20 महीने के बाद गवर्नर ने उनके साथ मिलकर ही सरकार बनवा दिया। तो ये जो नई परिपाटी लोकतंत्र की गढ़ी जा रही है और बहुमत के आंकड़े जुटाओ और शपथ ले लो, तो ऐसा भी संविधान का सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय है। अगर आप जवाब दिखा रहे हैं कि हम बहुमत के पार चले गए, बहुमत हमारे पास है, तो उसका राज्यपाल का फर्ज बनता है कि आप उस सरकार को शपथ कराएं और उसे सरकार बनाने का मौका दें। लेकिन जो बिल्कुल ही बहुमत से पीछे है, प्रेमचंद मिश्रा जी एक मिनट जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब। देखिए, अभी इस पूरी बहस के दौरान आदरणीय विनोद जी ने किस तरह से संवैधानिक परंपराओं के मानवर्धन की प्रक्रिया का प्रारंभ, चाहे वो तपासे जी का हो, चाहे रामलाल जी के समय की बात हो, चाहे बूटा सिंह के समय की बात, ऐसे तमाम उदाहरण दिए, रोमेश भंडारी की बात हो, एक बारंबार जो आरोप लगाया जा रहा है गोवा को लेकर, गोवा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की 3 जज बेंच ने चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में ये निर्णय सुनाया कि वहां पर संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन हुआ है। उसके बाद भी ये गोवा के मामले को अनैतिक मानते हैं। अब कर्नाटक में उसी मामले को वो नैतिक मान रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न ये पैदा होता है कि यदि आपको लगता है कि जो चीफ जस्टिस पंछी का भी जो जजमेंट है, भाई कहां पर ये टेस्ट होना चाहिए। पहली बात तो राजभवन के विवेक को किसी ने नकारा नहीं, राज्यपाल के विवेक को, वो संवैधानिक मर्यादा है। यदि टेस्ट का करना कहां माना जाएगा, तो कहा फ्लोर पे माना जाएगा। यदि आपको पूर्ण विश्वास है कि सारे विधायक आपके साथ हैं, आपके मत के साथ हैं, जनादेश का सम्मान करने वाले हैं, तो फ्लोर पर जब आदरणीय राज्यपाल जी जिसको भी, वो चाहे आदरणीय येदियुरप्पा जी को निमंत्रित करें या दूसरा जो दादा कुमारस्वामी जी को निमंत्रित करें, फ्लोर पर टेस्ट हो जाने दीजिए। फ्लोर पर जो टेस्ट होगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा बहुमत किसके साथ है। उसमें भी किसी प्रकार का घालमेल होगा तो आपके पास न्यायपालिका, लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्था को न मानना, राज्यपाल को न मानना, निर्वाचन आयोग को न मानना, सर्वोच्च न्यायालय को न मानना, ये जो परंपरा कांग्रेस ने प्रारंभ की है, ये संवैधानिक संस्थाओं के क्षरण जो इन्होंने अपने जमाने में किया, लेकिन उसको लगातार दूसरे के जमाने में जब संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन हो रहा है, तब भी संवैधानिक संस्थानों पर प्रहार करना, ठीक है, ये बेहद शर्मनाक है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास प्रेमचंद मिश्रा जी, सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के बाद तब बहस को हम खोलेंगे और बहस हमारी ये जारी रहेगी कि कर्नाटक में कौन हीरो है और कौन विलेन। मई हमने दिखाया कर्नाटक का एग्जिट पोल। अगर देखा जाए तो क्लियर मेजॉरिटी का आंकड़ा तो कोई भी नहीं छू पा रहा है, लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग रेंज में यहां पर दीपक पहुंचती हुई नजर आ रही है। न्यूज़8 CNN मीडिया के इस सर्वे के मुताबिक हमारे एग्जिट पोल की बात की जाए तो आप 102 से 108 हैं, यानी बहुमत से आप 6-7 सीटें कम हैं। और हमें सटीक साबित हुआ कर्नाटक का एग्जिट पोल। येदियुरप्पा ने दावा कर दिया कि 100% सरकार हम बनाएंगे, और बहुमत कहां साबित करेंगे? बॉम्बे जजमेंट के हिसाब से फ्लोर पे। न्यूज़8 CNN मीडिया के कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हैं और प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप मुझे बताइए कि वहां पर वाकई बोली लग रही है, आपके विधायकों की बोली लगाई जा रही है, यही दावा बीजेपी का? हाँ, येदियुरप्पा जी के कैंप से कोशिशें ओपनली की जा रही हैं
और तरह तरह की बातें की गई हैं। जेडीएस के भी कुछ विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश किया इन लोगों ने, और कांग्रेस के विधायकों से भी संपर्क साधने की कोशिश किया है। उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उन्हें एब्सेंट रहने की बात कही जा रही है। ये तमाम हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी का एक नया यूएसपी आजकल आया है, उस आधार पर ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, जिस पार्टी ने अभी हाल में गोवा में 40 विधानसभा की सीट है, हम 18 सीट जीते थे और बीजेपी 12 जीते थी। 12 वाले को राज्यपाल जी ने वोट कराया और कहा गया कि कानून विशेषज्ञों से राय ली, जिसमें अरुण जेटली जी का भी नाम लिया गया, उनसे भी राय ली गई एज एक्सपर्ट। जब उन तमाम लोगों के राय से 12 वाले को वोट कराया, 18 वाले को नहीं कराया, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। वही मणिपुर में हुआ, हम 28 एमएलए थे, लेकिन 21 एमएलए वाली पार्टी को वोट कराया गया, हमें वोट नहीं कराया गया। और मेघालय में तो और आश्चर्यजनक था, हम 21 जीते थे, लेकिन जो 2 पार्टी बीजेपी 2 एमएलए थी, उसके पोस्ट पोल कॉलिशन को आपने वोट कराया। तो आज कर्नाटका में वो अरेंजमेंट जब हम करके ऑलरेडी दे चुके हैं, हमने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा दे दिया है, तो यहां पर फिर सवाल क्यों उठा रहा है? फिर यहां क्यों बातें क्यों की जा रही है कि हमें लार्जेस्ट पार्टी हम हैं? लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं, कई मौके पे ऐसे हुए हैं कि अगर कोई गठबंधन पोस्ट पोल ही हो, अगर वो पूरा बहुमत देके आपके सामने रख रहा है, तो राज्यपाल उन्हें भी बुला के वोट कराते हैं। सवाल यही है कि आखिर आप अपने सुविधानुसार कभी भी जो लार्जेस्ट पार्टी हो उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और जहां आपका इंटरेस्ट नहीं हो वहां आप अल्पमत में होने के बावजूद उसके लिए दूसरे अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो ये चीजें दोहरा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का, जिसे इस देश के लोग बखूबी समझ रहे हैं और देख रहे हैं। मैं समझता हूं अगर आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो फिर आपको आराम से विपक्ष में रहिए, और हम सरकार चला रहे हैं। अगर हमें बहुमत नहीं होगा तो फ्लोर पे हमें भी तो अपना बहुमत साबित करना है, फिर आपको सरकार तो आप चला रहे हैं, आपके पक्ष विधायक हैं। तो मैं समझता हूं ये चीजें। लेकिन मुझे ये बताइए कांग्रेस को ये मैंडेट किसने दिया? कांग्रेस को तो सत्ता से हटने का मैंडेट है, उसके ज्यादातर मंत्री और मुख्यमंत्री एक जगह से चुनाव हार गए। एग्जैक्टली मैं चाहता था कि आप ये प्रश्न उठाएं। गोवा में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया था। वहां भी बहुत सारे मंत्री चुनाव हारे थे, और जो पार्टी सबसे बड़ी जीत कर आई, कांग्रेस 18 एमएलए को लेकर 40 का अवस्था, हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी थे, आपने हमको मौका नहीं दिया। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि ये व्याख्या और परिभाषा अपनी सुविधानुसार कैसे बदल ली जाती है, मीडिया के मित्रों के द्वारा भी और बीजेपी के द्वारा भी और माननीय कुछ राज्यपालों के द्वारा भी। तो ये मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। हमने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा दिया है। पोस्ट पोल गठबंधन कई बार हुआ, उसको वोट कराया गया, इसी सरकार ने वोट कराया है, इसी सरकार के द्वारा नामित गवर्नरों ने वोट कराया है। तो आप अपनी ही परंपरा को बीजेपी क्यों तोड़ने जा रही है, जो आपने हाल फिलहाल इस मार्च महीने तक आपने किया है? तो मेरा तो सिंपल सा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह के रास्ते पर चल रही है, आखिर आप उस रास्ते से मुकर क्यों रहे हैं? यह तो आपकी परंपरा है। अब आपको जवाब मिल रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे इसका जवाब लूं, उसके साथ एक राइटर और भी पूछना चाहूंगा कि कुमार स्वामी जी ने कहा है कि बीजेपी एक एमएलए के लिए 100 करोड़ ऑफर कर रही है। कीमत थोड़ी ज्यादा नहीं है? 5 चाहिए तो 5। देखिए, दरअसल हवा में कुछ भी आरोप उछालना हो तो सब कोई आजकल जो है इतना जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई किसी को कुछ ऑफर करे तो उसका सबूत जनरेट कर सकता है, लेकिन सबूत है नहीं, हवा में आरोप लगाना है। चूंकि उनका जो है बिकाऊ कल्चर रहा है। जिस तरह से संसद में 1993 में कांग्रेस ने किस तरह से शिबू सोरेन को खरीदा था, उस पर याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। 2008 में संसद में किस तरह से नोट फेंके गए, सबको ध्यान है, और उसमें एक चैनल के संपादक पर कैसे बिक गए, ये भी सबको ध्यान है। तो मुझे लगता है इस बहस में ज्यादा उलझने से कुछ लाभ नहीं है। मूल मुद्दे की बात जो आदरणीय प्रेमचंद जी कर रहे हैं, आदरणीय प्रेमचंद जी गोवा की बार बार बात कर रहे हैं। गोवा के मामले में आप सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले को सुना। सुनने के बाद उसने कहा संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन हुआ है, कोताही आपकी तरफ से हुई है। तो उसमें राजभवन का कोई दोष नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। आज भी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हो, ये भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करने की बात कर रही है। राजभवन में राज्यपाल महोदय के पास नहीं, प्रेम शुक्ला जी मुझे एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, गोवा को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट गई थी दूसरी पार्टी, गोवा में मृदुला सिन्हा के डिसीजन को सही बताया था,
तो पोस्ट पोल अलायंस को अब आप स्वीकारने को राजी क्यों नहीं है? आप राज्यपाल और बीजेपी भी स्वीकारने को क्यों नहीं राजी है? पॉलिटिकल हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो करेंगे, राजभवन को डिसाइड करने दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी राजभवन पे, राज्यपाल पे अपना जो है कोई निर्देश नहीं दे सकती। हम कांग्रेस नहीं है ना कि 10 जनपद से निर्देश जाएगा, प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़कर फेंक दिया जाएगा, 10 जनपद से निर्देश जाएगा, राष्ट्रपति भवन डर जाएगा, 10 जनपद से निर्देश जाएगा, मंत्री भयभीत हो जाएंगे, 10 जनपद से निर्देश जाएगा, राज्यपाल जो है जो उसके पर कर ले। हम इस तरह संविधान का मानमर्दन नहीं करते। तो राज्यपाल पे विवेक पर प्रश्न चिन्ह 10 जनपद से कभी भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को निर्देश नहीं जाता था, पालन करने दीजिए। लेकिन नागपुर के निर्देश पर आज जो गवर्नर रहेगा, गोवा में, लेकिन आप किसी संस्था को मानने को तैयार नहीं। उन्होंने सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हुए अल्पमत की सरकार को बनवाया, अल्पमत की गठजोड़ को गोवा में बनाया गया। वो उस पर कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप जो भी व्याख्या कर रहे हैं शुक्ला जी, आप मुझे बताइए गोवा का मैंडेट, गोवा का रमेश भंडारी का मामला हुआ, पार्टी के खिलाफ था। सर्वोच्च न्यायालय मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, गोवा का मैंडेट भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए लोगों ने वोट दिया था। बिहार में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए दिया। एक मिनट, शांति शांति। जो संघ के पृष्ठभूमि के गवर्नर आपने विभिन्न राजभवनों में बैठा रखे हैं, वो उन लोगों को सत्ता में बैठा रहे हैं जिसे जनता ने जिताया है, चाहे बिहार हो या गोवा हो या मणिपुर हो। अब कर्नाटक में क्या परेशानी? मानने के सब चीजों को मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी प्रॉब्लम है, आपने उनके खिलाफ पिटीशन लगाई, आप उनके खिलाफ महाभियोग लेकर आए। मुझे ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आप चले जाते हैं तो चीफ जस्टिस को ही डिसाइड करना है कि कौन सी बेंच इस मामले को सुनेगी। क्या आपको वो फैसला मान्य होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा इस इश्यू पर, क्या वो आपको मान्य होगा? या आप विड्रॉ कर लेंगे महाभियोग वाली याचिका की तरह? कोर्ट के फैसलों को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है। जहां तक आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी आपको प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर तो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों को भी प्रॉब्लम है। जो पहली बार इस देश में देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के 4 बड़े सीनियर जजों ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्य प्रणाली के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। न्यायपालिका होता है लोगों को न्याय देने के लिए। कांग्रेस पार्टी अगर महाभियोग की बात की थी, हमारा पर्पस इतना ही था कि लोगों की न्याय व्यवस्था पर भरोसा कायम रहे, लोगों का न्यायालय पर सब विश्वास कायम रहे। अगर कहीं न कहीं इफवट हो रहा है, किसी चीज की जांच क्यों नहीं हो रही है, जस्टिस लोया की हत्या की जांच या मौत की जांच क्यों नहीं कराया जा रहा है, ये एक सिंपल सवाल था। उस सवाल पर हम चाहते थे कि जांच हो, आखिर जांच से क्यों लोगों को परेशानी हो रही है, जांच को आज क्या? मेरा सवाल तो वो था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के बंद कीजिए, के ऊपर ये ठीक नहीं लगता। माफिया के ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय की कार्य प्रणाली के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के 4 सीनियर जजों ने सवाल खड़े किए। सारे संवैधानिक संस्थानों के प्रति विश्वास पैदा करने की हम सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हैं, न्यायालय पर हमारा भरोसा है। लेकिन न्यायालय को लेकर अगर राजनीति करना आप चाहेंगे, न्यायालय का संभव नहीं। अपमान करेंगे, संसद का अपमान करेंगे, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अपमान करेंगे, नहीं। निर्वाचन आयोग का काम जो है उसे करना चाहिए निष्पक्षता के साथ। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग, हम सभी संस्थाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान करने का यह मतलब नहीं है कि हम आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहे। अगर चुनाव आयोग एक तरफा फैसला लेगा तो आवाज उठाना हमारा फर्ज है। अगर चुनाव आयोग हमारी बातों को नहीं सुनेगा, अगर चुनाव आयोग सत्ता में बैठे लोगों की बातों को सुनेगा, पीस शांति शांति को लेकर भी भेदभाव अपनाएगा तो हम सर्वोच्च न्यायालय के बार बार गुहार लगाते रहेंगे। ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं 2-3 बातें जोड़ना चाह रहा था इसमें। पहले तो एक मिनट, सॉरी, HD कुमार स्वामी राजभवन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರುಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ आपको क्या लगता है किसी आदमी के विवेक के अधिकार पर क्या कोर्ट्स को फैसला देना चाहिए, उसका लीगल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, उसका विवेक स्व विवेक? नहीं, विवेक के पीछे कुछ नहीं, विवेक के भी पैरामीटर्स होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि विवेक का मतलब मेरा मन हुआ मैंने किसी अपने जानने वाले को शपथ दिला दी, विवेक है, ऐसा नहीं होता। विवेक के भी संवैधानिक पैरामीटर्स होते हैं और वो पैरामीटर्स कोर्ट ने मुंबई केस में तय कर दिए थे क्योंकि वो विवाद का विषय था। लेकिन मैं असल में मुझे दिलचस्प लग रहा है दोनों प्रेम है यहाँ पर, मतलब भाजपा से भी प्रेम है और कांग्रेस से भी प्रेम है। ये आपने बड़ा सुंदर संयोग दिया है और दोनों ही मेरे मित्र हैं अच्छे, तो इसलिए मैं दोनों प्रेम लोगों को कहूंगा कि भाई थोड़ा थोड़ा याद करिए पुरानी चीजें, जिसमें हमारे यहाँ अवधि में कहावत है कि न कम है रघुवर न कम कन्हैया, मतलब संवैधानिक संस्थाओं और प्रावधानों को तार तार करने में किसी ने कोई कसर छोड़ी नहीं है जिसको जहां मौका मिला है। मैं बार बार कह रहा हूं, खैर वो अलग बात है। अब भंडारी जी की याद दिला रहे थे प्रेम शुक्ला जी, सुंदर सिंह भंडारी की भी मैं याद दिला देता हूं जो बिहार में उन्होंने राबड़ी गवर्नमेंट को बर्खास्त किया था। तो ये हर तरह से रमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को किया था और दोनों को राष्ट्रपति ने पलटा था और एक ही राष्ट्रपति थे किया नारायणन एक ही समय। खैर ये मेरा कहने का मुंबई केस में 3 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर यह है अगर त्रिशंकु विधानसभा है तो अगर प्री पोल कोई कोलिशन है, जैसा कि बिहार में हुआ, नीतीश कुमार लालू यादव को शपथ दिला दी गई, या एनडीए की सरकार जब वाजपेयी जी की बनी थी तब हुआ, इस तरह कई बार हो चुका है। दूसरा है कि अगर पोस्ट पोल कोई कोलिशन बन जाता है तो उसको बुलाया जाए, और तीसरा है अगर दोनों स्थितियां ना हो तो जो सिंगल लार्जेस्ट है उसको बुलाया जाए, क्योंकि कई बार राज्यपाल लटका देते थे मामले को। उत्तर प्रदेश में रमेश भंडारी ने लटकाया था, सस्पेंडेड एनिमेशन चली गई थी विधानसभा, तब बीजेपी कोर्ट में गई थी, हाई कोर्ट में। तो ये लटकाया न जाए इसलिए जो है ये इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस ले किए हैं। अब राज्यपाल को ये देखना होता है अपने विवेक से, ये इंश्योर करना होता है कि अगर पोस्ट पोल कोलिशन बना है तो क्या वो बहुमत साबित कर सकता है, अगर प्री पोल कोल अलायंस है क्या बहुमत उसके पास नंबर है, या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उसको यह आश्वासन दे सकती है कि हम बहुमत जुटा लेंगे और ये हमारे पास जो है हम संभावनाएं हैं। तो यहां पर विवेक का काम होता है। अब ये राज्यपाल को तय करना है अपने विवेक से कि उनको कुमारस्वामी और कांग्रेस के गठजोड़ में ज्यादा बहुमत की संभावना दिखती है या येदियुरप्पा जी के आश्वासन पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ये वजू भाई भाला को तय करना है। चलिए राज्यपाल क्या तय करेंगे ये उन पर और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा दोनों के सवाल का जवाब देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि जो निर्णय भी हो वो संविधान के मुताबिक हो, वो कानून के मुताबिक हो, ताकि अगर उसके लीगल स्क्रूटिनी में मामला आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो वहां से भी क्लियर हो सके। हमारी इस महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारा सहयोगी चैनल न्यूज एक्स चला रहा है कि अभी अभी बीजेपी के विधायक जो है उन सबको टुमकुर ले जाया जा रहा है एक रिजॉर्ट के अंदर रखने के लिए। तो बीजेपी भी अपनी तरह से पॉलिटिक्स में कर्नाटक में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होगी, ये बहुत दिलचस्प है। ये इस देश में क्या दीपक जी, हम लोग भी विधायक होते कुछ 2-4 दिन रिजॉर्ट में ही घूम जाते। 100 करोड़ आपने नोट देखे कितने होते? 100 करोड़ भाई हमने तो 1 करोड़ नहीं देखा, मैं 100 करोड़ की कहाँ बात करूं। तो आप देखिए ना 100 करोड़ की बात हो रही है, यहाँ पे नीचे की बात ही नहीं हो रही है और लोग 100 करोड़ के फिगर पे बिलीव करते हैं। एक एबी वर्धन ने कहा था 20 करोड़ सांसद की, हाँ याद है आपको? बिल्कुल याद है। तो और वैसे ही ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है इसकी शुरुआत भी बीजेपी की एक सरकार की टूटने के साथ गुजरात से हुई, जब खजुराहो में शंकर सिंह वाघेला तमाम एमएलए को लेके गए थे। हमें याद है आपने उसमें पीटीसी कैसे किया था। हाँ मुझे भी याद है कि मैंने पीटीसी कैसे किया था। फिलहाल